कि जो डीएमएस है इनकी नोटिफिकेशन जो है वो एमएस करते रहते हैं। अगर इरफान साहब बोलते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं आया हूँ, तो इनकी नोटिफिकेशन डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ ने क्यों की थी? वेरी माफिया है और बहुत ही मजबूत माफिया है। मार्च में ट्रांसफ़र हुई है, ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए ना? एमएस साहब ने मुझे खुद कहा था कि मेरी बैकबोन ही यही बंदा है। उसी में से एक सियासी बंदा है, वो उसने कहा था कि मेरी बैकबोन ये बंदा है। और उसी बंदे को मैंने देखा है, जब भी कभी हॉस्पिटल में मैंने कोई एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की तो वो बंदा सीधा गया है पेशावर, चला जाता है, वहाँ बैठ जाता है, वो पैसे देता है किसी को या कोई और तरीका करता है, कौन से तरीके से, लेकिन मेरी जिद पे आ जाता। आपका लीडर यही बोलता है कि हमने इदारे को सियासत से पाक कर दिया हुआ है, और आप एक जिम्मेदार शख्सियत के होते हुए आप ये बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच है इसमें। बिल्कुल है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं खुल के बात कर लेता हूँ, आज मैं खुल के बात कर लेता हूँ। देखें जो भी एमएस यहाँ पे आया है ना, जो भी एमएस पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू आया है। मेरी बहन एमपी है, सिटिंग एमपी है रिजर्व सीट पे, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया इस केस में। एंड हो गया उधर, मुझे पता कि उधर क्या क्या गड़बड़ है वो सारा पता, लेकिन उनको पर्दे में रहने दें। वो उनका जाके बैठ गया, उसने ऊपर अरेंजमेंट कर। डॉक्टर सोफिया सिजाद के हस्बैंड भी हैं जो मेरी गायनिकोलॉजिस्ट है यहाँ पे। डिपार्टमेंट्स में या रिश्वत देते हैं या जो पार्टी में खर्चे करते हैं, तो उनकी और कोई फैक्ट्री नहीं है, उनकी एक ही फैक्ट्री है, ये जो फर्स्ट वुमेन हॉस्पिटल है उसमें इनकी वाइफ है। मतलब होगा तो फिर कभी नहीं चाहते, कभी अगर ये चाहते होते तो ये मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आते। मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैंने साहब जो है ना वो भी यरगमाली हैं। इरफान साहब जो हैं ये तो क्वालिफाई नहीं है डीएमएस साहब के पोस्ट के लिए, जो वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स उनके पास नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और सर्जिकल के हवाले से भी वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये क्या बात है? आप जब डीएमएस स्टोर थे तो कुछ 50 के करीब आसपास सिलेंडर गायब हो गए थे और कहते थे कि इसके पीछे आपका हाथ हो सकता है। इसका मतलब जो भी ये आ जाए कसम खाएं मुझ पे सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त सबून टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद खटक। एक मरतबा फिर एक खुसूसी प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस माशरे में रह रहे हैं हम, अपने इन्फ्लुएंस सर्कल में जो हमारे ज़िम्मे जो काम होता है वो इंसान की खिदमत के लिए हम बेहतर अंदाज में करें, और इंसान के फ़ायदे के लिए जो भी काम हो वो हमारी वजह से अल्लाह ताला किसी का भला करे। आज हम डॉक्टर डिप्टी मेडिकल सुपरटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर इरफान साहब के साथ बैठे हुए हैं। आप लोग एक लंबे अरसे से उनके पोस्ट सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं। हम हर उस आदमी के साथ हम शाना बशाना खड़े होंगे जो हमारे मुआशरे के लिए या जो हमारे इलाके के लिए, जो हमारे कौम के लिए जो भी बेहतर काम करते हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आप अपना तारुफ कराएँ। आप जो बेहतर लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर लोग हैं उसके हवाले से आप अपना तारुफ करें, फिर उसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं एज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल करक में काम कर रहा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल से। और बाकी अक्सर सोशल मीडिया के जो मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मेरे बारे में पता ही है अब तो कि मैं किस मिशन पे निकला हूँ, मेरा मकसद क्या है, वो सबको पता है। ब्रीफ तारुफ यही है कि बस मैं यहाँ पे एज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। हम ग्रेजुअली आराम से आगे सवालात में ये सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये किधर से मुश्किलात किधर से आए और ये तकलीफ किधर से आए और ये मसला किधर है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें। जी, बुनियादी तौर पर मेरा और कोई मसला नहीं है। मेरा मसला यही है, मेरा मुद्दा आप कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल हुकूमत ने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल, अब इस अस्पताल में कम से कम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई भी मरीज़ जो घर से निकले इलाज के गरज से, उसके पेट में दर्द है, उसको गोली लगी है, उसकी हड्डी टूटी है, या उसको कोई भी और इमरजेंसी मसला है, कम से कम इमरजेंसी मसले की हद तक मैं कह रहा हूँ, तो उस मरीज़ को जब वो अस्पताल लेके आते हैं इमरजेंसी में, तो उसको ये जवाब ना मिले कि जी डॉक्टर नहीं है, या डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर घर में है या क्लिनिक में है, और डॉक्टर साहब के पीछे हम कॉल भेजेंगे, वो कॉल मौसूल होगी, उसको घंटे बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा नहीं आएगा, कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है। अब आप सब जानते हैं
एक मरीज़ जो दर्द की हालत में है, या एक मरीज़ जिसको गोली लगी है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनको कहते हैं लाइफ सेविंग सिचुएशन। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। आजकल तो मेडिकल लाइन में इस हद तक कहते हैं कि आप वो सर्जरी को स्पेशल नाम दिया हुआ है कि आपने वो क्राइसिस को मैनेज करना है, उसको फ़ौरन जो ज़रूरी काम करना है, ज़रूरी काम, जैसे अगर सपोज़ किसी की आंत लगी है या किसी की जो है ना जिगर को गोली लगी है, अब कम से कम आपने ये करना है कि मरीज़ को सबसे पहले उसको सपोर्ट दें, ब्लड लगाएं, फ्लूइड लगाएं, डॉक्टर एग्जामिन करे, और फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि मरीज़ किसे मुसलसल खून बह रहा है और वो ऊपर नहीं आ रहा, तो आपने सोचे समझे बगैर सीधा जाके उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना है, साथ साथ उसको रिसिसिटेट करें और साथ साथ उसको ऑपरेट करें, जहाँ से खून निकल रहा है उसको फ़ौरन कंट्रोल करें। या अगर आंत निकली है, लगी हुई है, अगर आप मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उस आंत को बाहर निकाल के वो जो गंद है वो पेट के अंदर ना फैले। ये मेरा मुद्दा ये है कि ये जो कम से कम सहूलत है ना, ये हर इंसान का बुनियादी हक है, हर इंसान का। और ये उसको बग़ैर ये सोचे समझे कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, इस अस्पताल में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हूँ, और ये हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और मेरे डॉक्टर्स भी उसके प्रॉपर्टी हैं। इनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये सहूलियात दें, और इन सहूलियात के साथ साथ इस ऑपरेशन को करने के लिए या इमरजेंसी में जो बुनियादी दवाइयाँ हैं, ये हस्पताल में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। जैसे कोई पॉइजनिंग का केस आ गया, अब पॉइजनिंग में मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, एंटीडोट होते हैं। एंटीडोट यानी ज़िद होती है, उस जहर जो जहर खाया उसकी ज़िद। ये एंटीडोट अस्पताल की इमरजेंसी में होना चाहिए, इसको हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अब अगर ये नहीं है तो ये हमारा कसूर है। सबसे पहले मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ। ये मसला आप ऑन कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं हमेशा से ऑन कर रहा हूँ कि ये मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हूँ, बहुत बड़ी बात है, मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हूँ और मैं डीएमएस स्टोर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये प्रोवाइड करूँ। हाँ, मेरी अगर मजबूरी ये है कि मुझे कोई करने नहीं दे रहा, तो मैं अपने आप को इससे मुबर्रा समझता हूँ फिर कि मैं चाहता हूँ लेकिन कोई नहीं करने देगा। जो आपसे आला हुकाम है इस बीएचयू में, आपकी उस हवाले से बात हुई है? यार मेरी एक दफ़ा बार बार, मैं तो जब से इससे पहले जो एमएस थे उनके खिलाफ भी मेरी यही जिहाद चल रही थी कि आप ये गलत काम मत करें, आप लोगों को सहूलियात दें, आपके करप्शन से मुझे कुछ गरज नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं मुझे उससे गरज नहीं है, मुझे गरज है आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। और नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? मेडिकल ज़बान में आपने बहुत ज़बरदस्त बातें कर ली, जिसको नॉर्मल इंसान भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ सकता है। आपने जो मसाइल बयान किए, आप जो उनके डीएमएस है और आपसे जो अस्पताल में एमएस साहब आला हुकाम है, ये सब इसके पीछे माफिया कौन है, इसके पीछे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, या इनके कौन सा ग्रुप है जो ये लोगों को सहूलत नहीं देना चाहते, या लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, या लोगों को जो कर रखे गरीब अवाम है जो जिधर की भी होता है एंडस हाईवे पर गुजरता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, इसके पीछे माफिया कौन है जो ये अस्पताल को सही तरीके रास्ते पे चलना नहीं वो करना चाहते, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और इसके पीछे कौन लोग बैठे हुए हैं? देखें, मैं बहुत खुल के इस पे बात कर चुका हूँ पहले, बहुत खुल के सोशल मीडिया पे बिल्कुल खुल के बात कर चुका हूँ, और बग़ैर किसी लगी लिपटी के, क्योंकि मैं लगी लिपटी पे यकीन नहीं करता, मुनाफ़कत नहीं आती मुझे, साफ बात है, मुनाफ़कत नहीं आती, सीधी सीधी बात करता हूँ। आज मैं अवॉइड करूँगा किसी का नाम लेने से, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी का नाम लूँ। माफिया सबको अब पता चल चुका है कि कौन है। मेरे सोशल मीडिया के किसी को शक है तो जाके मेरे सोशल मीडिया पेज पे देख ले, तो पुराने पोस्ट में उनको नज़र आ जाएगा कि मैंने किसके खिलाफ बात की है। माफिया जो है ना, माफिया है और बहुत ही मजबूत माफिया है। इसलिए कि देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी करवाई इस अस्पताल की। जब पिछला एमएस गया, ये नया एमएस आया, चंद दिनों के बाद एक इंक्वायरी आई। उस इंक्वायरी के नतीजे में उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की सेक्रेटरी हेल्थ को कि जी ये लोग हैं जो अस्पताल में मसले पैदा कर रहे हैं, जड़ ये हैं, आप इनको ज़िला बदर कर दें। हुकूमत ने मनोआन उस इंक्वायरी पे अमल करते हुए उनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर कर दिए। ये मैं अगर आपको कह दूं तो ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, इनके साथ और भी हैं, लेकिन ये जो कम से कम है ना, ये चंद लोग जो थे, इनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि ये सबसे मजबूत लोग थे उनमें से,
कि इनको कम से कम निकालेंगे ना तो बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल। हाँ, हो चुकी है और जिनकी नहीं हो चुकी तो वो भी है, हाँ हैं, और भी हैं, और भी हैं। लेकिन अब वो ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफ़र ऑर्डर आज तक उसी जगह पे पड़े हुए हैं। 2.5 महीने तकरीबन हो गए, मार्च में ट्रांसफ़र हुई है। ये लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? बेसिकली तरीका तो ये था कि पहले अगर ये नहीं जा रहे थे, या तो ये कोर्ट में जाके कोई स्टे ले आते तो भी कोई बात थी, या कोई और प्रोसीजर जाके अपने ऑर्डर ट्रांसफ़र कराए थे। डिपार्चर नहीं दिया तो एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्रेटरी हेल्थ ने अपना काम कर दिया, अब एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों से कहें कि डिपार्चर दो। अगर ये डिपार्चर नहीं देते तो ये एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको रिलीव कर दे। उसके पास पावर है, रिलीव कर दे कि भाई मुझे। एमएस साहब मजबूरन नहीं करें, वो मजबूर हैं इनके आगे, वो नहीं कर सकते इनके सामने कोई। मतलब जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत है, वो बहुत मजबूत है। वो एमएस साहब जो है ना, एमएस साहब ने मुझे खुद कहा था कि मेरी बैकबोन ही यही बंदा है। उसी में से एक सियासी बंदा है, वो उसने कहा था कि मेरी बैकबोन ये बंदा है। और उसी बंदे को मैंने देखा है, जब भी कभी हॉस्पिटल में मैंने कोई एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की तो वो बंदा सीधा गया है पेशावर, चला जाता है, वहाँ बैठ जाता है, वो पैसे देता है किसी को या कोई और तरीका करता है, कौन से तरीके से, लेकिन मेरी जिद पे आ जाता है और मेरे काम ख़राब हो जाते हैं। सोशल मीडिया और या सहाफ़त के ज़रिए सियासत के साथ बहुत टच होते हैं। आपको भी हमने पॉलिटिकल जलसों में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में आपके सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स वगैरह भी मौजूद है, वीडियोज़ भी मौजूद है। आपका लीडर यही बोलता है कि हमने इदारे को सियासत से पाक कर दिया हुआ है, और आप एक जिम्मेदार शख्सियत के होते हुए आप ये बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच है इसमें। बिल्कुल है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं खुल के बात कर लेता हूँ, आज मैं खुल के बात कर लेता हूँ। देखें जो भी एमएस यहाँ पे आया है ना, जो भी एमएस पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू आया है, ठीक है, पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू। अच्छा, और स्पेशली जब आपके कुछ एमएस ऐसे हैं जो बिनाइन किस्म के थे, कुछ ऐसे जो अस्पताल में बिगाड़ पैदा करते, उनके बारे में जब कंप्लेन की गई तो पॉलिटिकल लोगों ने कहा कि हमसे गलती हुई है, हम आइंदा ये गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन वही गलती दोबारा दोहराई उन्होंने, फिर पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू दोबारा ऐसे बंदे लोगों को लगाया जो कमज़ोर, जो किसी के कंट्रोल में है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनाब आप इस सियासत को जो अस्पताल में ना करें, आप करें, कहीं पे भी कर रहे हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अस्पताल को बिल्कुल सियासत से पाक करके। मैं खुद सियासी, आपने सियासी पार्टी की बात की, मैंने बिल्कुल सपोर्ट किया है, खान साहब को सपोर्ट किया है, खुलेआम सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं लीडर मानता हूँ उसको। मैंने जो है ना, मेरी बहन जो है ना, मेरी बहन एमपी है, सिटिंग एमपी है रिजर्व सीट पे, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया इस केस में। मैं सियासी बैकग्राउंड का बंदा होते हुए और रूलिंग पार्टी का बंदा होते हुए अगर मैं ये कर रहा हूँ, कह रहा हूँ बात। दूसरे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, एक जवाब के पीछे फिर हजारों सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला भी होता है कि आप इधर फोकल पर्सन बने थे एहसास प्रोग्राम के, सॉरी ये जो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम था, इसके बीच हम आप आराम से आप ये इधर भी कुछ मसले पैदा हुए थे, आपको एक दिन आपका वो हो गया था, नोटिफिकेशन हो गया था, फिर अगले दिन आपका कैंसिल हो गया था मेरे ख्याल में। इसके पीछे कौन लोग थे और आप ये अस्पताल में ये क्यों नहीं है, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये क्यों अब अपने आवाम को ये सहूलत नहीं देना चाहते? आप ये दो बातें करें, फिर उसके बाद हम सवाल और जवाब सिलसिला जारी रहेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि ये वजह क्या है कि ये लोग अस्पताल में किसी की ट्रीटमेंट नहीं करते, और आपके सोशल मीडिया के ज़रिए हमने ये सुना है कि ये लोग अपने क्लिनिक में आवाम की ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि इधर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट का, वो इंस्ट्रूमेंट उधर के ज़ाती क्लिनिक में मिलते हैं। ये वजह क्या है, इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालो, उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि सेहत सहूलत प्रोग्राम जो फरवरी में हुकूमत ने सारे KPK में इम्प्लीमेंट कर दिया, उससे पहले इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी थी इस अस्पताल में। इस अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन लोगों ने, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था, लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि पिछले MS के साथ भी मेरे हालात इसी वजह से ख़राब थे। आने वाले MS के टाइम में मुझे पता चला कि जी इस MS के टाइम में, उस वक्त तो हमारे हालात, मेरा दोस्त है, नया MS मेरा दोस्त है, लेकिन तो जब मुझे पता चला कि जी इन लोगों ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के ऊपर से जो स्टेट लाइफ के लोग हैं उन लोगों ने इनके साथ कम्युनिकेशन किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कोई। तो मैं एक्टिव हो गया, मैंने उनको कहा कि जवाब लिखें उनको और मैं ये सारी अरेंजमेंट करता हूँ, आप लोग बस उनको कहें कि हम तैयार हैं। उन लोगों ने, उनको जब ये इन्फॉर्मेशन लगी तैयार हैं, उन लोगों ने सब कुछ हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिए। और हालांकि होना ये चाहिए था कि जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा था
पूरे KBK में। उससे पहले हमारा सिटी लाइफ के साथ सब कुछ सेटल हो चुका होता, नहीं हुआ था। उसमें हमें आधे महीने से लेके 1 महीने तक डिले हो गई, वो इसी वजह से कि क्योंकि प्रॉपर काम नहीं हुआ था। मैंने एक्टिवली इसमें अकाउंट भी खुलवाया खैबर बैंक में, और मैंने स्टेट लाइफ के साथ कम्युनिकेशन करके मतलब लाइन सीधा कर दी। फिर मैंने MS साहब से कहा कि अब चूँकि इसमें मैंने काम किया हुआ है, मुझे अंदाज़ा है किस तरह चलाना है, आप मेरे लिए एक ऑर्डर कर दें कि डॉक्टर इरफान इस एज ए फोकल पर्सन इस प्रोग्राम को चलाएं, ताकि मैं इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से चलाऊँ। MS साहब ने ज़ुबानी तो मेरे से कहा कि ठीक है, लेकिन कहा कि मैं मशवरा करूँगा। मशवरा ये उन्हीं लोगों से करते थे। उन लोगों ने कहा कि आपने इसको लगा दिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क है, ये तो ठीक कर देगा हालात को। तो मेरे ऑर्डर्स नहीं आए, फिर मैं चुप हो गया। मैं समझ गया कि बेचारा मजबूर है, क्यों तंग करो। हाँ, ये उस वक्त, हाँ मार्च की बात है, फरवरी की बात है। तो जब मेरे ऑर्डर्स नहीं आए मैं चुप हो गया। फिर ये लोग जो है हैफेजर लगे हुए थे, ना इन लोगों ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो भी मेरे कहने पे MS साहब ने लेबॉर्ट्री के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, मेडिकल स्टोर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ना सिटी स्कैन के साथ तो आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनका सिटी स्कैन के साथ। बहरहाल खुदा करके कम अज़ कम कुछ तो था, चल तो पड़ा ना, चल पड़ा। शुरू में इनके प्राइवेट क्लिनिक जब नहीं था इम्प्लीमेंट ये सेहत सहूलत प्रोग्राम, तो बड़े ज़बरदस्त अस्पताल जो है ना ऐसे खचाखच भर दिया इन लोगों ने। हाँ, शुरू में खचा, क्योंकि इनके इंटरेस्ट थे। हाँ, इनके इंटरेस्ट थे। जैसे ही इनके उधर अस्पताल चालू हो गए सेहत सहूलत प्रोग्राम में, उस वक्त तक मुझे साइड पे कर दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे बस यही, ये एक ये DHQ हॉस्पिटल का रखा है, और एक इनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जेल चौक में, करक मेडिकल सेंटर प्लस फर्स्ट वुमेन डॉक्टर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, उन दोनों ने ऐसा कर दिया कि 2 अस्पताल हैं, उनको जमा करके उनके सेहत सहूलत प्रोग्राम के जमा करके एक दिखा दिया कि ये एक अस्पताल है दोनों अलग अलग। तो वो वहाँ पे जो है ना वहाँ इम्प्लीमेंट हो गया। उधर मुझे पता है कि उधर क्या क्या गड़बड़ है वो सारा पता, लेकिन उनको पर्दे में रहने दें, वो उनका ज़ाती मामला है, वो ज़ाती मामला है, उनसे मुझे कोई काम नहीं है। देखेंगे अगर ज़रूरत हुई, जहाँ जिस फोरम पे हुआ, मैंने एक फोरम पे कंप्लेन किया उनके खिलाफ, वो भी इंक्वायरी, कल मुझे फ़ोन आया था, उधर मैं करूँगा। हाँ मैं बिल्कुल, हाँ आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बहरहाल वो प्रोग्राम उस पर चल रही थी सेहत सहूलत प्रोग्राम। तो जब इन लोगों ने ये काम नहीं किया, बाद में तो हमारे बड़े क्लेशेस आ गए बीच में। फिर एक दिन मैंने ऐसा किया कि अपने हायर अथॉरिटीज़ को, एक दिन मैंने जब देखा कि यहाँ पे तो सेहत सहूलत प्रोग्राम में तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, और हाँ करप्शन, और पेशेंट जो है ना वो इधर से उधर जा रहे हैं, इधर हो नहीं रहे। तो मैंने उनको एक मैसेज लिखा कि सर ये तो ये हालात ख़राब हैं ये। उन्होंने परेशानी की हालत में की ये, तो मैंने कहा ये तो अस्पताल को नाकाम कर रहे हैं, आपके सेहत सहूलत प्रोग्राम को नाकाम कर रहे हैं, ये तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो उन्होंने MS साहब को मैसेज किया, फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब को आप फोकल पर्सन बना दें, मेरे बारे में कहा। MS साहब ने जज्बात में आके मेरा ऑर्डर कर दिया। वो ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि डॉक्टर इरफान इस फोकल पर्सन फॉर दिस। 19 तारीख को 19/5 को था, हाँ 19/4 को था शायद, 19/4 को था शायद, हाँ 19/5 को था। अच्छा, वो कर दिया। रात को इनको पता चला, मशवरे लेने वालों को पता चला, तो उन्होंने कहा ये तो तुमने गड़बड़ कर दी है, तो बंदे को ऊपर बिठा दिया है। बहरहाल ईद उसके बाद आ गई। ईद के बाद मैंने कहा था कि ईद के बाद हम काम शुरू करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद आती ही मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। मैंने काम क्या शुरू किया, मैंने सारी डिपार्टमेंट्स को लेटर्स लेके कि आप लोग अपनी डिफिशियंसीज मुझे बताएं इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि मेरा कहना ये है कि सबसे पहले मैं फ़ौजी को बंदूक दूंगा, जब उसके पास बंदूक होगा तभी मैं उसको कहूँगा कि आप गोली चलाओ। अगर उसके पास बंदूक नहीं है और मैं उसको कहूँ कि जाओ गोली के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को मरवाओ, तो ये मेरी गलती है। तो मैंने उनके लिए ये अरेंजमेंट करने के लिए सामान, मैंने कहा कि जो जो चाहिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको परचेज़ करके दूंगा, उसके बाद मैं आपसे आपकी परफॉर्मेंस मांगूंगा। इन लोगों ने जब वो चीज़ देखी तो ये परेशान हो गए कि ये तो सीधा हो जाएगा सब कुछ। और दूसरा मेरा दूसरा प्रोग्राम उसमें यह था कि मैं ये सीनियर डॉक्टर, ये तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने क्लिनिक्स में, तो जूनियर डॉक्टर्स मेरे पास उसमें हर स्पेशलिटी में हैं। आप LRH में देखें, HMC में देखें, KTH में देखें, वहाँ पे कौन काम करते हैं, TMO ऑफिसर। मेरे पास तो TMO से ऊपर लेवल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। मैंने इनको बाइख्तियार करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिए अंडर से, मैं उस प्रोग्राम का इंचार्ज हूँ,
तो मैं उसकी एक नोटिफिकेशन करता था तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन की कॉपी, हालांकि इन लोगों ने कभी भी मुझे इन्फॉर्मेशन की कॉपी नहीं भेजी, छुप छुप के करते थे। मैं छुप छुप के करने वाला आदमी नहीं, मैं एक कॉपी उसकी अपने एमएस को करता होता था कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ। अगर उनको एतराज़ होगा तो मुझे ऑफिशियली ज़ुबानी नहीं रिटर्न में लिख दें कि डॉक्टर साहब आप ये ना करें, इस तरह करें, तो फिर मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करता। लेकिन इसका मतलब क्या होता कि ऑफिशियल थ्रू ऑफिशियल चैनल बात आएगी तो मेरे पास सबूत है कि मैं करना चाहता था, एमएस साहब ने नहीं करने दिया। बजाय इसके कि ये प्रोसीजर फॉलो करते ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि जब इन लोगों ने देखा कि ये, और वो जो बंदा जिसका मैंने कहा पॉलिटिकल बंदा, वो ऊपर जाके बैठ गया, उसने ऊपर अरेंजमेंट कर दी। और डॉक्टर सोफिया सजाद के हस्बैंड भी हैं जो मेरी गायनिकोलॉजिस्ट है यहाँ पे, जो इधर गायनिकोलॉजिस्ट है और अस्पताल के एक बासर डॉक्टर है, और ये मेजर सजाद साहब जो है ये इनके हस्बैंड है, और डॉक्टर साहब के और मुताबिक ये इनके प्रोटेक्शन करते हैं और बैकग्राउंड सब कुछ ही आजकल चलाते रहते हैं जी। और मेरा कहना ये है कि सप्लाई चेन जब तक बनने की होती है ना, मेजर सजाद की सप्लाई चेन, ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी कमाई का जरिया ये है, वो खुला उड़ाते हैं ऊपर डिपार्टमेंट्स में, या रिश्वत देते हैं, या जो पार्टी में खर्चे करते हैं, तो उनकी और कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उनकी एक ही फैक्ट्री है, ये जो फर्स्ट वुमेन हॉस्पिटल है उसमें इनकी वाइफ हैं, और उनके थ्रू जो है ना यहाँ से चेन लगी होती है। हाँ, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये अस्पताल डेवलप हो। अगर ये अस्पताल डेवलप होगा तो फिर कभी नहीं चाहते, कभी अगर ये चाहते होते तो ये मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आते। अब मुझे उनके बहुत पता है, कितनी दफ़ा उन्होंने मेरे साथ इंटरफेरेंस की है। बिल्कुल आ चुके हैं आपके अगेंस्ट। देखें, फ्रंट पे वो कभी नहीं आता। उस बंदे का कमाल ये है कि बंदूक किसी और के कंधे पे रख के चलाता है, खुद सामने नहीं आता। तो मैं उनके पहले इंटरफेरेंस देख चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, 2 साल के दौरान कितनी दफ़ा वो इंटरफेयर कर चुका है। नर्सों के अपने वाइफ के लिए नर्स, फलां नर्स लगाओ, फलां क्लास 4 लगाओ, ये लगाओ, ये मत लगाओ, ये कमरा उसको दो, ये मत दो, इस हद तक वो हर इंटरफेरेंस प्रॉपर होती थी। बहरहाल वो बात हम कहाँ से कहाँ पे चले गए। तो सेहत सहूलत प्रोग्राम जब मैंने चलाने का प्रोग्राम बराबर कर दिया तो मेरे ऑर्डर जो है ना उनके कैंसिलेशन ऑर्डर आ गए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस दिन एमएस साहब ने मेरे ऑर्डर किए थे कि इसको सेहत सहूलत प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया है, उसी ही दिन एक और ऑर्डर भी इन लोगों ने करवाया था। ऊपर से नहीं, इनके जो मशवरे वाले हैं, यही जो माफिया हैं, इन्होंने कहा कि अब काउंटर करने के लिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप एक ऑर्डर करें कि इलेक्टिव सर्विसेज सस्पेंड हो गए अस्पताल में कोरोना की वजह से। हालांकि इससे पहले चल रही थी, कोरोना उस वक्त इतनी नहीं थी जितनी उससे पहले थी। तो वो भी मैंने रिपोर्ट कर दी ऊपर कि सर ये तो इन लोगों ने ये काम किया है। उस चीज़ के बारे में ऊपर से एमएस साहब को डायरेक्शंस आ गए कि, और बल्कि मेरे साथ डायरेक्ट बात हुई कि ये तो हम समझ गए कि ये बात तो यही है कि आपको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ऊपर से जब इंस्ट्रक्शन आ गए एमएस साहब को, तो जिस दिन इन लोगों ने मेरे ऑर्डर कैंसिल किए ना, उसी ही दिन नया ऑर्डर आ गया कि इलेक्ट्रिक सर्विसेज बहाल हो गए। बहाल तो हुए, हाँ, क्योंकि अब मैं तो हट गया बीच में से। तो दे वांट, ये चाहते थे कि एमएस को शो करें कि हम एमएस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अस्पताल में सेहत सहूलत प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा था, पेशेंट उधर ही हो रहे थे। अब जब मैं इतना एक्टिव, इनको अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा तो कंट्रोल नहीं होने वाला, इतना एक्टिव हो गया हूँ कि इनकी सारी खामियां मैंने एक्सपोज कर दी। वो खामियां जिनसे मफाद आमा को नुकसान है, मैं किसी की पर्सनल खामी नहीं करता। हाँ, मफाद आमा की खामी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मैं बोलूँगा। तो जब मैंने वो एक्सपोज करना शुरू कर दिया, अब इन लोगों ने क्या कर दिया, आज मैंने देखा है कि मेरे अस्पताल में वार्ड्स बिल्कुल फुल हो गए हैं, वेटिंग लिस्ट पे लोग बैठे हुए हैं। ये चंद दिनों की बात है। एमएस साहब जो 1.5 हफ्ते से नहीं आ रहे थे, कल से बाकायदा ऑफिस में बैठना शुरू हो गए हैं। किस तरह बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैठना शुरू हो गए हैं। तो ये अब ये इंप्रेशन देने की कोशिश है कि जी अस्पताल में तो सेहत सहूलत प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ये आदमी ये पागल है, ये हमें टारगेट कर रहा है, इसलिए ये नहीं चल। मैं चाहूँगा कि खुल्लम खुल्ला आप एक इंक्वायरी कराई जाए कि इससे पहले, जब से मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले कितने मरीज इन लोगों ने दाखिल किए हैं अस्पताल में और अब कितने कर रहे हैं, पता चल जाएगा। ओपन इंक्वायरी की बात करें, बिल्कुल ओपन इंक्वायरी, ऐसी ओपन इंक्वायरी करा दे, जुडिशियल करा दे। अगर मैं कसूरवार डिक्लेयर हुआ तो मुझे जो भी सज़ा हुकूमत वक्त अदालत कोई भी देगा मुझे कबूल है। लेकिन अगर ये लोग कसूरवार डिक्लेयर हो गए तो इनको भी फिर उसी तरह का एक वो मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात करते हैं, आप ये सोशल मीडिया पे तो हम आपको देखते हैं, आप अपने ऑफिस में सोशल मीडिया तक महदूद होते हैं, आपके जो मुखालिफिन हैं वो लोग ये बोलते हैं
कि इसने अस्पताल से जलसगा बनाया हुआ है, अस्पताल में पॉलिटिकल ये बातें वगैरह करते रहते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट के मशरान के पास क्यों नहीं जाता, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों नहीं जाता जो ऊपर बैठे हुए हैं। इसके हवाले से आपके मौलवी कहते हैं कि हम इसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अगर इतना इनकी बातों में दम है, अगर इतने पर एविडेंस है, सबूत है, जो फ्रंट पे बोलता रहता है, ये तो फिर डिपार्टमेंट में जाए ऊपर और वो फिर मसला हल कर देगा। इस हवाले से आपको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं कि डिपार्टमेंट्स वाले आपकी बात सुनती नहीं है या मानती नहीं है, या क्या वजह है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर महदूद होते हैं, या आप अगर ऐसा है कि आप डिपार्टमेंट में कंप्लेंट वगैरह करते रहते हैं तो आप वो क्यों मीडिया में नहीं लाना चाहते, और इस हद तक आपने कितना काम किया हुआ है? देखें, ऊपर की जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अपने से ऊपर के ऑफिसर्स को, अब मेरे से ऊपर तो एमएस साहब हैं, एमएस साहब से तो मैं ज़ुबानी कलामी हर वक्त लगा रहता था, लेकिन जब मैं समझ हाँ नहीं, मेरी बात सुने, सबसे ऊपर मेरे ऊपर सबसे पहला बंदा एमएस है, मैं उसको सबसे पहले मैं उसको इन्फॉर्म करूँगा। तो एमएस साहब के साथ मेरी वर्बल कम्युनिकेशन, जब मैं समझ गया कि वर्बल कम्युनिकेशन में तो वो मेरे साथ एग्री करते हैं लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करते, फिर मैंने क्या काम शुरू किया, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया और उस पर एक सिग्नेचर उनका लेना शुरू कर दिया कि ये रिसीव हो गया मुझे। उसका रिजल्ट ही था जब इन्होंने सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए लेबॉर्टरी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उनके साथ भी, मेडिकल स्टोर के साथ भी, ये सारा कुछ फिर उस रिटर्न का उसकी था। फिर उसके बाद इधर से मैं ऊपर जो मैं यहाँ पे रिटर्न करता था ना कंप्लेन, उसकी एक कॉपी मेरी तरफ से मेरे हायर अथॉरिटीज़ को जाती थी, मैं खुद भेजता था थ्रू व्हाट्सएप पर, ठीक है, क्योंकि बाकी तो मैं एमएस के अंडर हूँ तो कोई मेरे क्लरिकल स्टाफ नहीं। आप मेरी बात, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने, मेरी बात होने दें। मैं अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इवन यहाँ तक एमएस साहब ने कह दिया इन लोगों के कि डॉक्टर इरफान अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे आपसे तो आपने नहीं देना, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते, बल्कि यहाँ तक मैंने आपको कहा कि मुझे तो एक कॉपी होनी चाहिए ऑफिशियल किसी भी डॉक्यूमेंट की, डीएमएस स्टोर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी नहीं, कॉपी इन्फॉर्मेशन नहीं आती मेरे पास। इसका मतलब है कि डीएमएस होती है आपको ये लोग अक़लियत में हिसाब, बिल्कुल अक़लियत तो छोड़े, वो चाहते हैं कि इसको इतना सप्रेस करें कि ये बस हमारे ताबे आ जाए। अगर आज मैं इनके ताबे आ जाऊँ ना तो कुछ भी मसला नहीं इनको, मैं चाहता तो इनके साथ डील करके तो अयाशी कर सकता था, मैं इनके क्लिनिक में भी ऑपरेशंस करता, इधर भी करता, सब कुछ कर सकता था, मेरे कानून में ये नहीं है। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू, अच्छा मैंने हर मीडियम यूज़ किया है, मैंने IDF एक तंजीम है इंसाफ डॉक्टर फोरम, उसको यूज़ किया है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को इन्फॉर्मेशन भेजी हैं, मैंने DG हेल्थ को भेजी हैं, मैंने वज़ीर-ए-आज़म के सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट्स किए हैं। आज भी मेरा एक कंप्लेन सुने, आज भी मेरा एक कंप्लेन अंडर इंक्वायरी है इनके खिलाफ, इनके प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ अंडर इंक्वायरी है। कल मेरे पास फ़ोन आया था कि आपने कंप्लेन किया, तो उनको पता नहीं था कि ये है, तो उनको फ़ोन करने के बाद पता चला कि डॉक्टर इरफान ने कंप्लेन किया हुआ है, वो इनके खिलाफ वो है। तो मैंने हर मीडियम यूज़ किया। जब मैं मजबूर हो गया, मजबूर कैसे हो गया, इन लोगों ने जब आप किसी के हाथ पाँव बांध के उसके मुंह में भी जब कपड़ा ठोंसते ना तो फिर वो जो है ना वो मजबूर होता है। इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। मैं कहीं पे कोई सोशल काम करना चाहता, किसी गरीब की मदद करना चाहता होता था तो आगे से उस डिपार्टमेंट वाले कहते थे कि ये तो अतराज़ ही नहीं है, ये इसने क्यों किया है। मैं जाके ऑपरेशन थिएटर में किसी गरीब का ऑपरेशन या उसकी ऑपरेशन छोड़े, मैं ये कह देता कि चलें इसका मुझसे ना करवाएं, छोड़ दें, किसी को तो करने देना, आप लोग करते हैं इसका काम। तो उस पर भी एतराज़ कि ये क्यों कर रहा है, ये तो डीएमएस स्टोर है। और मुझे एमएस साहब ने बरमला कहा, वर्बल कहा कि आप तो डीएमएस स्टोर, आप क्यों कर रहे हो ये। तो मैं तो डीएमएस स्टोर तो हूँ, लेकिन मेरा एक एथिकल और प्रोफेशनल, और आपको एक बात मैं और बता दूँ, हुकूमत ने एक विसल ब्लोअर लॉ बनाई। विसल ब्लोअर किसे कहते हैं, सीटी बजाने वाला। जहाँ आप कोई गलत काम दे के आप सीटी बजाएं, चीखें, चिल्लाएं, वो इनको शायद नहीं पता हो लेकिन मुझे पता है, वो मेरे लिए फुल प्रोटेक्शन है। मैं विसल ब्लोअर हूँ, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ जब भी कोई गलत काम देखता हूँ। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो चीखता चिल्लाता हूँ। मेरा एक सवाल बीच में रह गया था, आपने जो मीडियम यूज़ किए इसके, आपने सिर्फ एक इंक्वायरी की बात की, इसकी जाने से आपको क्या रिस्पांस आया? देखें वहाँ से देखें IDF ने तो बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। IDF के साथ मेरी कम्युनिकेशन पिछली MS तक थी, महदूद थी। इस केस में मैंने नहीं किया उनको, DG तक भी मेरी ज़्यादा कम्युनिकेशन रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ के साथ काफ़ी मैंने कम्युनिकेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद कहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप अस्पताल में
शर पिला रहे हैं। मैंने कहा सर मैं शर नहीं पिलाता, मैं आपको बताता हूँ कि कोई गलत काम होता है तो मैं गलत काम को हाईलाइट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था गलत होता है तो आप मुझे बताएं, लेकिन बाकी सियासत नहीं करनी। मैंने कहा सियासत कोई भी मुझ पर साबित कर दे तो मैं, सियासी बंदा ऐसा होता है, सियासी बंदा तो कभी इस तरह से बात कर ही नहीं सकता। एक डॉक्टर साहब एक सवाल ये कर, आप बिलावास साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी सिस्टर मुहतरमा हुकूमत का हिस्सा है, रिजर्व सीट भी इनकी है और अदर करेक्ट डायरेक्ट चेयरपर्सन भी हैं। आपने इसको इस हवाले से कभी बात की है? वो हुकूमत का हिस्सा है, उसका अप्रोच है तो सीएम तक भी, और ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो उस हवाले से क्या कहती हैं? आप सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, आपकी जो घर के जो अंदर की बात है वो हुकूमत का हिस्सा है, उसके हवाले से उसने कभी बात की है और उसने क्या बोला है? फिर देखें, मैंने आप जैसे कहा ना कि मैं हर मीडियम, मैंने अपनी बहन को स्टार्ट में मैंने उसको कहा कि आप ये देखें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वीडियोस भेज देता था, सब कुछ वो आगे फॉरवर्ड कर देती थी, अपने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को करती थी, वो डीजी को करती थी, सीएम को करती थी, मिनिस्टर हेल्थ को करती थी, हर जगह पे हर फोरम पे वो भेजती थी, लेकिन आगे से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था। डिपार्टमेंट मजबूर है, डिपार्टमेंट तो मिनिस्टर हेल्थ या सीएम के अंडर है, वो तो कुछ इस तरह नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। एमएनए भी आप लोगों के करीबी इलाके हैं? बिल्कुल करीबी इलाके का। मैंने एमएनए को भी, मैंने जैसे अपनी जितना अपनी बहन को इन्फॉर्म किया उतना ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि एमएनए साहब को भी इन्फॉर्म करो। मैं पर्सनली समझता हूँ कि एमएनए साहब जो है ना वो भी यरगमाल ही हैं, मेरा अपना ये ख्याल है। वल्लाह आलम, बाकी अल्लाह को बेहतर पता होगा, शायद वो मेरा, अगर वो यरगमाल नहीं है तो फिर तो मैं उनको सबसे पहला कसूरवार समझता हूँ कि वो आज तक मेरे साथ बात ही क्यों नहीं कर रहा। मैं तो चीख चीख के करूँ कि आओ मेरे पास नहीं आया तो मुझे बुलाओ, किसी जगह पे बुलाओ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आपको बताने के लिए। आप अस्पताल आओ तो सही, देखो तो सही ये अस्पताल ऊपर गया है कि नीचे गया है। ये अगर पहले इसमें 50% काम हो रहा था तो अब यहाँ पे 20% काम हो रहा है। आपने मुहतरमा आसिया खटक साहब को बोला है, वो उस हवाले से उसने मैसेज वगैरह फॉरवर्ड की हुई है, वीडियो वगैरह आपने एमएनए साहब को बोला हुआ है, लेकिन उसने आप तक अभी तक अप्रोच नहीं किया है। आपने उन तक अप्रोच किया है लेकिन वो उसने कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट नहीं है। जो मुखालिफिन है, कल इनडायरेक्टली प्रोग्राम में हमारी उनसे मुलाकात होगी तो उसका आपके बारे में ख्याल है कि डॉक्टर इरफान साहब जो हैं ये तो क्वालिफाई नहीं है डीएमएस साहब के पोस्ट के लिए, जो वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स उनके पास नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और सर्जिकल के हवाले से भी वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये क्या बात है कि आपके हवाले से वो इस तरह की बातें करते रहते हैं? ठीक है, दोनों आप तसल्ली से मेरा जवाब सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि ये अब मुखालिफिन का वार है तो उसका मैं जवाब तसल्ली से और डिटेल में दूंगा। ठीक है, पहला इनका इल्ज़ाम यह है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। एमएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाइड है। मेरा जो एमएस है या इससे पहले का जो एमएस था, क्या वो क्वालिफाइड था? वो नहीं था। नंबर 1, मेरे साथ दूसरे जो डीएमएस हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं? देखें, लेकिन वो हुकूमत का काम होता है हालात को, सिस्टम को चलाना। अब अगर उनके पास इस फील्ड में उस नंबर में डॉक्टर्स नहीं है तो वो किसी न किसी को लगाते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एमएस के पास भी नहीं है, दूसरे डीएमएस के पास भी नहीं है। कितने सारे एमएस इस सूबे में हैं जिनके पास नहीं है, तो फिर तो सबको हटा दें, सबको हटा दें, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों को लेके अक्रॉस द बोर्ड करें। लेकिन अगर ये बात नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझसे इनको पर्सनल कोई मसला है। एक तो ये जवाब हो गया उसका। दूसरा, मैं फिर भी 17 का ऑफिसर हूँ और 18 ग्रेड डीएमएस का जो पोस्ट है 18 ग्रेड का, मैं तो फिर भी उस हिसाब से अगेंस्ट द पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, एमएस तो 19 ग्रेड का पोस्ट है, वो कैसे 17 का? अच्छा वो छोड़े, यहाँ पे अस्पताल सारे नहीं, आपको मैंने कहा था, अब आप मेरी बात तसल्ली से सुने, अब आप बिल्कुल ना बोलें, ये बहुत जरूरी जवाब है, ये मेरे मुखालिफिन को, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अब आप सुने, आप भी सुने। इस अस्पताल में कितने सारे लोगों को स्पेशलिस्ट के ऑर्डर किए हैं सेक्रेटरी हेल्थ ने, वो भी क्वालिफाइड नहीं है उस लेवल पे जिसको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हुकूमत लगा सकती है लोगों को, ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने लगाए हैं। उसके बाद इन लोगों ने, ये लोग मेरी डिग्री पे बात करते हैं। मैंने पूरी ट्रेनिंग की है जनरल सर्जरी की, मैंने उसके बाद IMM भी पास किया हुआ है, मेरा थ्योरी भी पास हो चुकी है, प्रैक्टिकल में सिर्फ 1-2 चीज़ें जो लॉन्ग केस शॉर्ट केस कहते हैं वो रह गए हुए हैं। बार वो उस बुनियाद पे मैं नहीं कह रहा।
आप मुझे ये बताएं कि LRH HMC के TH में ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स, उनके पास कौन सी डिग्री होती है? वो पूरी, सुन लें आप, वो क्या सर्जरी करते हैं कि नहीं? आपका LRH कौन चला रहा है? TMO चला रहा है, हाउस ऑफिसर चला रहा है कि प्रोफेसर चला रहा है? प्रोफेसर क्लिनिक में होता है, सीनियर रजिस्ट्रार तक क्लिनिक में होता है। मैंने परसों इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब HMC में ट्रेनिंग कर रहा था 4 साल के दौरान ऐसा भी टाइम आया मुझ पे कि मैंने 6 महीने में अकेला TMO था पूरे वार्ड में, HMC के सर्जिकल वार्ड में, और कोई TMO ही नहीं था। और उस 6 महीने के दौरान दिन रात मुझे उन लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रो को तुम बस उससे फारिग हो, तुम सिर्फ इमरजेंसी चलाओ हमारे लिए। 6 महीने दिन रात मैंने 24 आवर्स ऑन कॉल ड्यूटी की है और चलाया है। और उस दौरान भी सिर्फ एक दफ़ा ऐसे हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा, कि जब मुझसे पेशेंट मैनेज नहीं हो रहा था तो मैंने अपने से ऊपर यानी जूनियर रजिस्ट्रार को कॉल किया है। तो अब ये मुझसे, अच्छा अगर ये कह रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, डॉक्टर रिजवान हज पे गए हुए थे, आज मेरे पास पेशेंट आई जो मुझे कह रही थी कि मैंने आपसे ही इलाज करवाना है। डॉक्टर रिजवान हज पे गए हुए थे, इनके पीछे इनका वार्ड, सर्जिकल वार्ड अस्पताल में, और इनका क्लिनिक किसने चलाया था? मैंने चलाया था, भरपूर चलाया है, ठीक है। तो ये बात अगर आप करते हैं तो अपनी गिरेबान में झांकें। 3 दिन पहले जब ये मुझे बंद कर रहे थे OT पे, उससे 3 दिन पहले डॉक्टर रिजवान ने OT मुझसे कहा था, मैं एक अपेंडिक्स लेके गया था तो मुझे कहा कि यार ये मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आके 3-4 मेरे साथ भी कर दो केसेस। उस वक्त तो मैं क्वालिफाइड था, आज मैं अनक्वालिफाइड। जब मैं सर्जरी की साइड पे जाता हूँ तो कहते हैं कि ये सर्जन नहीं है, जब मैं DMS की पोस्ट पे बैठता हूँ तो कहते हैं DMS नहीं। आखिर मैं हूँ क्या? मुझे ये बताया जाए कि मैं डॉक्टर हूँ कि नहीं हूँ, ये उनसे क्वेश्चन है। सही, ठीक है, अब आप बात करें। एक और सवाल है कि आप DMS स्टोर है आजकल, आपके हवाले से आपके मुखालिफिन ये बात बोलते हैं कि आप जब DMS स्टोर थे तो कुछ 50 के करीब आसपास सिलेंडर गायब हो गए थे और कहते थे कि इसके पीछे आपका हाथ हो सकता है, इसके हवाले से ये कहानी है। चलें, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन। अब आप इसमें भी मुझे टाइम देंगे? सुन रहे हैं, तसल्ली सुने, आप भी सुने। आप लोगों ने इंक्वायरी कराई थी इसमें, मुझे पता है, और वो इंक्वायरी मैं कह रहा था कि यार वो इंक्वायरी है क्या, मुझे आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। मैं तो चाहता हूँ कि वो इंक्वायरी जो आप लोगों ने MS के जरिए से करवाई थी उसका जवाब मुझे मिले, उसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। डॉक्टर आसिफ नदीम उसमें हुए थे, इंक्वायरी ऑफिसर थे, और एक और डॉक्टर थे, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। हुआ ये था, कोरोना इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हुकूमत की तरफ से, सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से इमरजेंसी सिचुएशन है। जब भी देखें, कुरान का कानून जानते हैं आप, कुरान में अल्लाह कहता है कि आपको ये चीज़ें हराम है, सूअर हराम है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको खाना नहीं मिल रहा, उस वक्त कानून ये है कि हराम है। उस वक्त आपकी जिंदगी, आप इतना खा लो, गुनाह के हाथ में ना जाओ कि आपकी जिंदगी बच जाए, आपकी भूख मट जाए। आप सूअर को गोश्त भी उस वक्त खा लो, कानून तोड़ने का कह रहा ना, जहां पे जिंदगी और मौत की बात आ गई। तो अब यहाँ पे जिंदगी और मौत की बात जब आती है ना, तो इस दुनिया के कानून में भी यही कुछ है कि जहां मफाद आमा की बात आ गई, कानून सस्पेंड हो जाता है। और इसकी मिसाल क्या है? प्रोक्योरमेंट लॉ है ना हुकूमत की, कि जो भी परचेजिंग होगी सामान की, उसके लिए बाकायदा टेंडर होगा, 15 दिन टेंडर इश्तिहार में, 15 दिन इश्तिहार के बाद बुलाएंगे, मतलब प्रोसीजर है। तो उसमें टाइम लगता है परचेजिंग में, आपको महीना 1.5 महीना पहले उसके लिए सब कुछ अरेंज करना होता है। इमीडिएटली जैसे ही में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ये लॉ सस्पेंड हो गया, अभी तक सस्पेंड है, आज तक सस्पेंड है। इसमें कोई कितनी भी करप्शन कर ले, कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि लॉ सस्पेंड है, अदालत में ये चल ही नहीं सकती बात। अब अगर हुकूमत ने ये लॉ सस्पेंड किया है, किस लिए? क्योंकि इंसानी जान मुकद्दम है। कोई भी कोरोना का मरीज जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके लिए आप कुछ भी करो, उसकी जान बचाओ। मेरा कानून तो यही है, मैं तो अल्लाह की बात मानता हूँ, वो कहता है कि तुमने ज़िंदगी बचानी है अगर तुम बचा सकते हो। तो हुआ ये था, पहली लहर में के दौरान हम अनप्रिपेयर्ड थे, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सिलेंडर थे, लेकिन उसमें हम पे लोड भी इतना नहीं आया था, तो हम किसी तरह निकल गए। उसके बाद हमने परचेजिंग की, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदे, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स ख़रीदे, क्योंकि डायरेक्टर से हमें 3, 2, 5 सिलेंडर मिल जाते थे या 4-5 ऑक्सीजन रेगुलेटर मिल जाते थे, उससे हमारा काम नहीं चल रहा था। हमने सिलेंडर्स परचेज़ किए
और दूसरी लहर जब आई तो दूसरी लहर के टाइम पे एमएस चेंज हो गया, डॉक्टर रफ़ीक एमएस हो गए। तब मैंने क्या काम किया, हमारा जो स्टाफ है ना, ये आप लोगों को सुना रहा हूँ, अब हमारा जो स्टाफ था, नीचे स्टाफ, उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो कंफर्टेबली अपना काम करें, मरीज़ों की खिदमत करें, न कि सिलेंडरों के ऊपर बैठ जाएं कि जी ये कहीं खो ना जाए मुझसे। तो असूलन ये होता है कि नॉर्मल हालात में जब भी अस्पताल में कोई चीज़ स्टोर से इशू होती है तो नीचे का अमला उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरे ज़िम्मे हो गया। उस वक्त हालात ये थे कि दिन में हम 180 तक सिलेंडर हम फिल करके लाते थे और नंबर ऑफ़ सिलेंडर हमारे पास 50-60 ही थे, वो चेंज होते रहते थे। एक शिफ्ट में 19-19, 20-20 सिलेंडर वो सुजुकियाँ भर की जाती थी। तो अब मेरा स्टाफ कैसे इनका ख्याल रख सकता था, या तो वो सिलेंडर गिनते या वो मरीजों का ख्याल रखते। ऐसी सिचुएशन ऑक्सीजन रेगुलेटर्स की भी थी। तब स्टाफ ने इनकार किया कि हम अपने ज़िम्मे नहीं लेंगे ये सिलेंडर्स, इसलिए कि उनकी तनख्वाह, बेचारी नर्स की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये होगी। एक सिलेंडर हमारा हमने जो परचेज किया था उसमें बाजू का बाद सिलेंडर 50,000 तक थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मिल नहीं रहे थे, शॉर्टेज थी। तो हम इमरजेंसी में परचेजिंग थी, कोई भी रेट हो दे दो, हमें पहुंचा दो, हमें एक दिन के अंदर पहुंचा दो। तब मैंने ये जिम्मा लिया एसडीएम स्टोर के इन सिलेंडर्स को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इशू करो, ये खो जाए, ये कुछ भी हो जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ख़त्म की। मैं आपसे भी यही चाहता हूँ, आपसे जो मेरे दूसरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कि आप भी इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने स्टाफ की। मैंने ली है, आज भी जिम्मेदार हूँ। उस रजिस्टर पे जाके देखें जो जिस पे एमएस साहब वो स्टोर कीपर को तंग कर रहे थे कि तुमने इरफान की बात क्यों सुनी है, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसने कहा ईडी में स्टोर है और उसने लिखा हुआ है, उसने इशू किया। इसने कहा नहीं मैं नहीं मानता। उस पर मेरे रिटर्न लिख दिया है मैंने कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस हुकूमत इसमें चाहे तो इंक्वायरी कराए, अगर मुझे कसूरवार डिक्लेयर करें, मैं जिस तरह से भी होगा मैं परचेज करके दूंगा। इंक्वायरी एमएस साहब ने इन लोगों के कहने पे इंक्वायरी कराई इस चीज़ की। इंक्वायरी की आज तक मुझे पता नहीं चला कि कहाँ गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि इसको हाँ। तो अब उसमें हुआ क्या, फिर आगे ये हुआ कि जब इस तरह सिलेंडर इशू हो गया ना, अब इसमें लोगों को हमें इस अस्पताल से बाज़ात एचएमसी के टीएच रेफर करना पड़ता था। ये कोरोना का मरीज ये ऑक्सीजन के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते थे। आपको पता है क्या सिचुएशन हुई थी। बल्कि मैं कहता हूँ कि जिस वक्त के टीएच में वो ऑक्सीजन की सिचुएशन हो गई थी, उस वक्त भी मैंने इस एमएस के लिए हॉस्पिटल के अंदर वार्ड से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के गैर ज़रूरी इनकी डिफिशियंसी पूरी करके दी थी। मैंने चला के दिया था इनको, ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं होने दी थी। तो उस वक्त होता यह था कि एम्बुलेंस अगर कोई पेशेंट शिफ्ट कर रहा होता था, उनके पास ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं होती थी, तो मैं अलाउड करता होता था। फोकल पर्सन जो कोरोना का था, डॉक्टर शाहिद सलाम, वो भी करते थे। उनको मैंने एतराज़ किया था कि आप भेजें लेकिन इतना रिकॉर्ड रखें। उसमें भी रिकॉर्ड में भी गड़बड़ हो जाती थी। मेरे ख्याल में 50 तो है नहीं, चंद सिलेंडर खो गए हैं। इस चीज़ में वो सिलेंडर खो गए, गुम हो गए। मैंने इन लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने बेच के खाए हैं, ये आ जाएं, कसम खाएं मुझ पे साबित करें। अगर नहीं तो मेरे कसम पे एतबार है तो आए, मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कसम खा के कैसे। आज ये जो सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से आपके मुखालिफिन में से बात है कि कोई मरीज फीमेल आई थी जिसका डिलीवरी का ऑपरेशन था, तो सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से उसने अपने नाम के लिए उसने उसकी डिलीवरी ऑपरेशन की थी, मेरे ख्याल में अपने नाम के लगा था। तो बीच में इसका भी कोई मसला आ गया था, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करें, फिर आपकी बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। मुखालिफिन ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी है आपकी कि इसकी भी सुने, देखें आवाम को पता चले कि बुनियादी इफ्लास इसके दर से आए हैं। देखें, मुझे खुशी होती है अगर मेरा मुखालिफ मुझसे क्वेश्चन करता है ना, तो मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं उनको इधर जवाब देता हूँ। जिस पेशेंट की ये बात कर रहे हैं ना कि इसने डिलीवरी के पेशेंट, मैं सर्जन हूँ, ये मुझे माने या ना माने, मैं सर्जन हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं सर्जन हूँ। मेरे जैसे कितने लोग हैं, हुकूमत, देखें हुकूमत जो है ना, हुकूमत ने मेरे जैसे लोगों को ऑर्डर्स किए हैं। तो अगर मेरे जैसे लोगों को ऑर्डर्स किए हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो समझती है कि इस लेवल का बंदा करता है। और मैंने आपको साबित किया कि एलआरएच के टीएच में ये काम होता है। जिस पेशेंट की ये बात कर रहे हैं ना, वो मेरी अपनी ज़ाती घर की मरीज़ा थी। मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उनकी बहू थी, वो मुझसे ही ऑपरेशन कराना चाहते थे।
और मैंने उनको दाखिल किया, इन लोगों ने इनकार किया, मुझे ब्लॉक किया। मैंने ये नहीं किया कि ज़िद में आके करता कि नहीं मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। उस पेशेंट के ऑपरेशन हुए हैं, मैंने कहा कि ये लोग कर दें। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम लोग कुछ नहीं कहोगे, ये लोग कर दें। ये लोग, इसकी बीवी डॉक्टर मेजर सिजाद की बीवी का मैंने कहा कि वो कर दे ऑपरेशन, रिजवान कर, डॉक्टर रिजवान कर दें, कोई भी कर दे ऑपरेशन, लेकिन मरीज को प्रॉब्लम ना हो, वो हो जाए, वो हो जाए, मेरा कुछ नहीं है। मैंने ये किरदार उसमें अदा किया। अब पेशेंट आज मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पिक्चर भी उस मरीज़ के हाथ के लिए, जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान की गैर मौजूदगी में मैंने उसके वार्ड में काम किया था। लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता तो आप जाएं। मैंने परसों अपनी पेशेंट को कहा, क्लिनिक की पेशेंट थी, रिजवान की, डॉक्टर रिजवान के क्लिनिक से मेरे पास आई थी, क्योंकि ये लेट आ रहे थे इस इतवार को, ये 11 बजे उठ के आते हैं, उनको अब दर्द था बच्ची को, उन्हें बुलाया, मैंने उसको देखा, मैंने कहा अगर आपने ऑपरेशन करवाना है, आप गरीब हैं, या तो दाखिल हो जाए अस्पताल में, मैं कोई अरेंजमेंट करवा दूंगा, मैंने किया था दाखिल यहाँ पे, या फिर आप एक काम करें कि डॉक्टर रिजवान के क्लिनिक में, डॉक्टर रिजवान आपके क्लिनिक में सेहत सहूलत प्रोग्राम की सहूलत है, वहाँ जाके करवा लो। मेरा पर्चा भी उसको दिखा देना कि उसमें इतनी भी अखलाकी जुर्रत है कि बजाय इसके कि उसको मैं 5-10 हज़ार रुपये के लिए मजबूर करता अपने पास, उसको मैंने कहा कि जाओ वहाँ पे फिर, लेकिन वो नहीं गए, वो मेरे पास ही आए। बाद में भी मैंने 1 रुपया प्राइवेट में भी हराम है मुझ पे, जो मैंने उससे क्लिनिक वालों के जो खर्चा है वो लेके दिया है, मैंने 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं लिया उनसे, मुफ्त किया ऑपरेशन। आप कर सकते हो प्राइवेट में मुफ्त, सेहत सहूलत प्रोग्राम की बात छोड़ो। अपने आखिर में हम इंटरव्यू पर वाइंड अप करेंगे और भी अपना मुतालबा आवाम से अगर हैं तो आपको फिर बोल डॉक्टर साहब। देखें, पहली बात तो यह है ना कि मैं ज़ाती लड़ाइयों पे यकीन नहीं करता। एक बार नहीं 10 दफ़ा मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं जो मैंने इन लोगों को की मैसेजेस किए हैं, बावजूद इसके कि इतना मैं इनके साथ उलझा हुआ हूँ, मेरी तरफ से हमेशा ग्रीन सिग्नल इनको गया कि आ जाओ मेरे साथ बैठो, आप अपने क्लिनिक्स चलाओ, मुझे आपके क्लिनिक से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे साथ इस बात पे आ जाओ कि यहाँ अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन में आप मुदाखलत ना करें। इस अस्पताल को बनने दो, अल्लाह रोजी रोटी अल्लाह देता है, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। वो गरीब आदमी, मैंने गरीब आदमी को देखा है, उसका दिल हमसे कहीं बड़ा होता है। गरीब आदमी का जब हम खिदमत करते हैं तो वो हमारे पास, आपको पता है, मूंगफलियों की बोरियां लेके आ जाते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ कि उस बंदे की जिसकी अपनी इनकम का जरिया ही नहीं है, वो उसको अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया होता है। इनका यकीन नहीं है अल्लाह पे, ये समझते हैं कि रोजी रोटी इनकी इस अस्पताल से लगी है। तो मैंने इनको कहा कि इस अस्पताल को छोड़ दो, आपको रोजी रोटी मिलती रहेगी अपनी, करो जो करना है, अस्पताल को बिल्ड होने दो। एक बात। दूसरी बात, मैं सियासी अप्रोच के थ्रू आना ही नहीं चाहता। अब पहले मैंने कोशिश की थी। एक बात और डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट वो करते हैं, मुखालिफिन का एक सवाल ये है कि जो डीएमएस है इनकी नोटिफिकेशन जो है वो एमएस करते रहते हैं, इधर जितने भी डीएमएस आए हैं इन सब की नोटिफिकेशन जो है वो एमएस करते रहते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं मानता, डॉक्टर इरफान साहब बोलते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं आया हूँ, तो इनकी नोटिफिकेशन डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ ने क्यों की थी? वेरी वेल, अब बस इतना ही काफ़ी है आपकी बात। सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं आपको। देखें, मेरे जो डीएमएस के लिए वो है ना, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल से हुआ है, प्रोसीजर से। यहाँ पे एमएस सुने एमएस डीएचक्यू हॉस्पिटल करक डॉक्टर फ़ख्र आलम ने मेरी एक रिक्विजिट भेजी थी डीजी हेल्थ को कि मुझे ये बंदा एज डीएमएस चाहिए यहाँ पे। डीजी हेल्थ में वहाँ पे प्रॉपर उनका जो प्रोसीजर है उससे, वो प्रोसीजर से होके वो रिकमेंडेशन गई सेक्रेटरी हेल्थ को। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ ने मेरे ऑर्डर्स एज डीएमएस इशू किए हैं। तो आप मुझे इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखा दें कहाँ पे है। प्रॉपर चैनल आपके जो एमएस हैं इसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल वो हो, लेकिन मेरे ऑर्डर्स में पॉलिटिकल बात नहीं थी, और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने एज डीएमएस यहाँ पे अच्छा ही किया है, बुरा कुछ नहीं किया। इसीलिए तो आप मेरे मुखालिफ हैं। डॉक्टर साहब आवाम से भी मुतालबा करना चाहते हैं, दिल में और भी बात हो तो फिर इंटरव्यू हम वाइंड अप करते हैं। देखें, आवाम से मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, कोई सच्चा इंसान जो होता है ना वो ही इस तरह बात कर सकता है। इतना खुल के कोई मुनाफिक बंदा नहीं बोल सकता। मैं मुनाफिक नहीं हूँ।
आप लोग तराजू, अल्लाह ने इस दुनिया में ऊपर आसमान बनाया है, नीचे ज़मीन बनी है, बीच में तराजू रखा है। जिस दिन ये तराजू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना तो ये दुनिया नहीं रहेगी। इंसाफ पे ये दुनिया कायम है। आप इंसाफ करो, तराजू डालो इसमें कि मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ या अपने लिए। अगर आपने मुझे ये फैसला दे दिया कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसी दिन ये लड़ाई छोड़ दूंगा, अपने दफ्तर में बैठ जाऊंगा, जैसा ये कहेंगे वो तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ बने मेरी आवाज़। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सियासतदान या कोई और बंदा मेरी सपोर्ट बने। आप मेरी सपोर्ट बने, क्या कि अगर कल मैं इस अस्पताल में किसी पोजीशन पे आऊं तो आपके थ्रू आऊं, मैं आपको जवाब दूंगा, फिर आपको बराबर जवाब दूंगा और अपने डिपार्टमेंट को जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूं डिपार्टमेंट में चेन ऑफ कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना हर ऑफिसर पे लाजिम है। हाँ, अगर कहीं पे गलती है मैं कमांड को फॉलो करूंगा, गलती को हाईलाइट करूंगा प्रॉपर इन द डिपार्टमेंट। नहीं तो फिर मैंने देखें आज मैं क्या कर रहा हूं, इस हद तक भी चला जाऊंगा मैं। और मेरी खान साहब से ये रिक्वेस्ट, अगर वो ये सुन लें किसी तरह, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो सर आपका हेल्थ तबाह है। ये चल रहा है यहाँ पे, ये क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है ये? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं बार बार उनको कह रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ, तो उनको सुनना चाहिए मेरी बात को। क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? आप नोटिस लें इसका, मुझे मौका दें, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ सब कुछ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर इरफान साहब की बात सुन ली। हमारी इंटरव्यू का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अपने मजलूम की आवाज़ बने और हम हर उस बंदी की आवाज़ बने जिसमें इलाके के लिए कुछ फ़ायदा हो, जिसमें मफाद आम के लिए फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब की बात आपने सुन ली, हमारी सवालात भी सुने। आप लोग सोच रखे हैं कि ये इसमें सच कौन है और झूठ कौन है। पर अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अपने निज़ाम को अल्लाह हाफ़िज़। मजलूम मैं नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मजलूम अवाम है। मुझे अल्लाह ने वो आसाब दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके साथ मैं अकेला लड़ भी रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। इनके लिए ये वाज़ेह पे आम है। किसी तरह से ये मुझे अदालत से डरा सकते हैं, ना मुझे नौकरी से बर्खास्त करने से डरा सकते हैं। रोज़ी रोटी मेरे अल्लाह ने, जब मेरी रोज़ी रोटी एक जगह से ख़त्म हुई है तो अगली जगह मुझे उससे ज़्यादा अच्छी दी है। मैंने ये देखा है खुद, इसलिए बस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।